यहाँ गांव के रहने वाले सोमू और उनका परिवार अब की बार उनके खेतों में अच्छी फसल होने के कारण खूब कुशल मंगल था। पर उनका ये उत्साह केवल एक हफ्ते में पानी पानी हो गया, क्योंकि उस एक हफ्ते के बाद बादल रोज ऐसे गरजते और बरसते मानो पूरे गांव से इंद्रदेव क्रोधित हों। और इस मूसलाधार बारिश से सबसे ज्यादा भयभीत था सोमू, क्योंकि उसका खेत गांव की नदी के पास था और ज्यादा बारिश होने के कारण उसे हमेशा ये डर लगा रहता कि कहीं उनके खेत में बाढ़ ना आ जाए। और एक रात उसका ये डर सच हो गया और उसके पूरे खेत में बाढ़ आ गई। अरे बर्बाद हो गया सब भैया। अरे कृष्ण कन्हैया, अब क्या होगा प्रभु। सोमू को उसके कुछ मित्र और गांव वाले संभालने लग गए। अरे भाई सोमू यार, हिम्मत रखो। ओ यार अपने लिए ना सही, ओ यार अपने बच्चों के लिए खुद को संभाल। अरे बच्चे, अरे मेरे बच्चे तो बर्बाद हो जाएंगे। मेरी बीवी की दवाइयाँ कैसे आएंगी? वो बेचारी तो यूं ही तड़प तड़प के मर जाएगी। ओ यार कुछ नहीं होता भाई सोमू। ओ यार तू हिम्मत ना हार यारा। ओ यार तू एक काम कर, तू मुखिया जी के पास जा, वो तुम्हें अपनी फसलों का मुआवजा जरूर दिलाएंगे यार। हाँ, सही कहा भाई, सही कहा। सोमू तुरंत मुखिया के घर पहुंचा और उसके घर के बाहर खड़ा होकर चिल्लाने लगा। मुखिया जी, अरे मुखिया जी बाहर आइए मुखिया जी। अरे क्या है, क्यों इतना कोलाहल मचा रहे हो? क्या हुआ? अरे मुखिया जी क्या बताएं, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई मुखिया जी। हैं? सारी फसल बर्बाद हो गई? अरे ऐसे कैसे हो गई बर्बाद? अरे मुखिया जी आपको तो पता ही है कि गांव में रोज कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। हमारी फसल नदी के पास थी और कल रात को इतना पानी बरसा कि हमारे पूरे खेत में बाढ़ आ गई और सारी फसलें तबाह कर गई मुखिया जी। अरे तो तुम क्या चाहते हो कि हम क्या करें? आप कृषि विभाग से कह के हमें हमारी जमीन का मुआवजा दिला दीजिए। अब तो सरकार भी ऐसी आपदाओं पर राहत कोष किसानों को दिलवाती है। ठीक है, एक काम करो, एक कागज पर अपनी जमीन की सारी जानकारी लिखकर हमें दे दो। बहुत बहुत मेहरबानी मुखिया जी। हम आपको आज शाम तक सारी जानकारी लिखकर दे जाएंगे। ठीक है मुखिया जी, नमस्कार। सोमू एक छोटी सी उम्मीद की लौ अपने घर लेकर आ जाता है। और सभी को ये बात बताता है। ये सारी बात सुनकर सोमू की पत्नी सदमे से नीचे गिर पड़ती है। अरे मंजू, अरे संभालो खुद को। दोनों बेटियां घबराकर अपनी माँ को संभालने जाती हैं। हे राम, अब इस घर का क्या होगा? हमारी बेटियों का क्या होगा? इन्हें कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे? ये देखकर छोटी बेटी कृतिका भी जोर जोर से रोने लगी। अरे कृतिका, रो नहीं, सब ठीक होगा। और तुम क्यों डरती हो? मैं हूं ना, तुम्हारी पढ़ाई को तो मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तो बापू अब क्या होगा? पता नहीं बिटिया, मुखिया जी के पास गए थे मदद मांगने कि हमें मुआवजा दिलवा दो, तो उन्होंने कहा कि जमीन की सारी जानकारी लिखकर उन्हें दे दें। सिर्फ जमीन की जानकारी मांग ली और कुछ नहीं मांगा? तुम्हारा आधार, पहचान पत्र, राशन कार्ड या तुम्हारे बैंक का खाता नंबर? हाँ, सिर्फ वही मांगा है। तो बेटी तू एक कागज ले और सारी जानकारी उस पर लिख दे, ताकि मैं जल्दी से वो मुखिया जी को दे आऊं। ये सुनकर मीना थोड़ी देर चुप हो गई और थोड़ी देर बाद वो सारी जानकारी लिख कर दे देती है। और वो कागज लेकर सोमू फिर से मुखिया के घर पहुंचता है।
जैसे ही वो पहुंचा, वो देखता है कि सामने से साइकिल पर अंधा मकसूद दूध लाते हुए आ रहा है और अपनी साइकिल मुखिया जी के मोटे पेट पर भिड़ा देता है। मुखिया ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, पर मुखिया के मोटे पेट से भिड़कर मकसूद और उसकी साइकिल पीछे जा गिरती है। अम्मा मियाँ, ये एकदम से गड्ढा कैसे सामने आ गया? अंधे मकसूद कहीं के हैं? अरे कितनी बार बोला है चश्मा लगा ले, हैं? अभी तूने साइकिल मुझ में ही दे मारी है। अम्मा मियाँ माफ करना मुखिया जी। अरे चश्मा कहाँ है तेरा? हैं? अम्मा मियाँ वो तो मैं आज घर ही भूल आया अम्मा मियाँ। चल भाग अब यहाँ से, और अगली बार ये किया ना तो तुझे नेत्रहीनों के स्कूल में भर्ती करवा दूंगा, समझा? मुखिया सोमू की ओर मुड़ता है और उससे कागज ले लेता है। हाँ ठीक है, पर इसमें कम से कम 2-3 महीने लगेंगे भाई, समझ गए? ऐसा ना कहिए मुखिया जी, मेरे बच्चों का क्या होगा? तब तक मैं उनके स्कूल की फीस कैसे भरूंगा? अरे भाई अब मुझे उसका नहीं पता, वो सब तुम जानो। चलो जाओ यहाँ से। ये कहकर मुखिया वापस भीतर चल देता है। मकसूद वहीं खड़े सारी बातें सुन रहा होता है। अम्मा मियाँ कौन हो भाई? माफ करना, बिना चश्मे के दिखाई नहीं दे रहा। अरे मकसूद भाई, सोमू हूँ। अच्छा सोमू भाई, अरे भाई बहुत दुख हुआ तुम्हारे खेतों का सुनकर। मुखिया जी के घर के दरवाजे के बगल में उनके पालतू कुत्ते का छोटा घर होता है। मकसूद नजरें घुमाकर कुत्ते के घर की ओर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अम्मा मियाँ मुखिया जी, वैसे इतना वक्त क्यों लगेगा वैसे? अरे भाई, भाई किससे बातें कर रहे हो? अरे मुखिया जी से। अरे उनका कुत्ता है वहाँ, मुखिया तो कब के अंदर चले गए। अच्छा चलो तुम वो छोड़ो, तुम खुद ही क्यों नहीं कृषि विभाग जाते भाई? अरे हम वहाँ जाके क्या बोलेंगे? बोलो, हमें ना लिखना आता है ना पढ़ना, तो हम वहाँ जाकर क्या ही करेंगे? अम्मा मियाँ ठीक है, अब जैसी तुम्हारी मर्जी है। मकसूद अपनी दूध से लदी साइकिल लेकर चला जाता है और सोमू भी वापस घर आ जाता है। सारी बातें वो घर आकर अपने परिवार को बताता है। ये सुनकर उसका पूरा परिवार उदास हो जाता है। मीना मन ही मन सोचने लग जाती है, हे भगवान, ये कैसी आपदा है कि हमें पढ़ाने तक के पैसे नहीं बचे, और छोटी की पढ़ाई का क्या होगा? अगले दिन सुबह कृतिका रोती हुई मीना के पास आई। दीदी दीदी देखो ना, ये क्या हुआ? जैसे ही मीना नीचे देखती है तो नजर आता है कि किताबें जो कि पानी में एकदम सनी हुई हैं। अरे ये कैसे हुआ? कृतिका सुबकते सुबकते जवाब देती है, पता नहीं दीदी, कल तक तो ठीक ही थी। मीना जब अंदर जाकर देखती है तो छत के एक छेद से पानी टपक रहा था। हे राम, ये बारिश हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? मीना किताबें लेकर बापू के पास जाती है। बापू भीगी किताबें देखकर हक्का बक्का रह जाता है। ये कैसे हुआ? छत से पानी गिर रहा है। सोमू माथा पकड़ लेता है। हे भगवान, ये कैसा प्रकोप है? बापू सुनो ना, मैं ये कह रही थी कि जब तक मुआवजा नहीं आता तब तक मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ, और थोड़े दिन दूसरों के घर साफ सफाई करके थोड़े पैसे अगर कमा लूंगी तो छोटी की नई किताबें और फीस का खर्चा निकल आएगा ना। अरे नहीं नहीं बेटी, अगर तुमने स्कूल छोड़ दिया तो तेरी पढ़ाई का क्या होगा? नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा, तू चिंता मत कर। बापू, आपको और काम ढूंढने में वक्त लगेगा, और घर की सफाई करने के लिए तो औरतों की लाइन लगी रहती है, और सिर्फ कुछ दिनों की तो बात है, फिर तो मुआवजा आ ही जाएगा ना। पर तेरी पढ़ाई का क्या होगा बेटी? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं काम करने के साथ साथ खुद की पढ़ाई भी करती रहूंगी। पर कैसे? तुम उसकी चिंता मत करो ना। अपनी टीचर मिस कामिनी के घर पहुंचती है। उनके घर पहुंचकर वो उनका गेट खटखटाती है। अरे मीना, तुम यहाँ कैसे? और आज स्कूल क्यों नहीं आई? मीना कामिनी को सारी बात बताती है।
ये सुनकर कामिनी एकदम उदास हो जाती है। मैम, आप कह रही थी ना उस दिन कि आपकी 2 पड़ोसनों को काम वाले की जरूरत है, तो मैम उनसे बात कीजिए ना कि कुछ महीने के लिए मुझे काम पे रख लें, तब तक छोटी की फीस का खर्चा निकल आएगा। पर बेटा तुम अभी बस 16 साल की हो, कैसे करोगी पूरे घर का काम? मैं कर लूंगी मैम, वैसे भी तो करती हूँ ना, क्योंकि माँ तो ज्यादातर बीमार रहती है। ठीक है, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। सफाई करने के बाद तुम हर शाम यहाँ आओगी ताकि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं। अभी कुछ महीनों में गांव में जिला स्तर की परीक्षा होने वाली है और जो भी उसमें अव्वल आएगा उसको पूरे 5 साल की स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी कि अगर तुम जीतती हो तो तुम्हारी स्कूल और कॉलेज दोनों की शिक्षा के पैसे सरकार देगी। सच में? हाँ एकदम सच। और ये पुरस्कार देने के लिए खुद विधायक जी आएंगे, तो तुम्हें भी पूरी मेहनत से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जी मैम। कामिनी मीना को साथ लेकर अपनी पड़ोसन के घर जाती है। हाँ भाई कामिनी, सुनाओ क्या हाल है? अरे कुछ नहीं, बस ये मेरी स्टूडेंट है, इसे साफ सफाई का काम चाहिए ताकि थोड़े पैसे कमाकर अपनी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी, बड़ी गुणी हो बेटा तुम तो। सिर्फ गुणी नहीं, अव्वल दर्जे की छात्रा भी है, पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं इसके। गुणी और पढ़ाई में तेज, तुम तो खूब नाम रोशन करोगे अपने माँ बाप का। और एक हमारी बेटी कहती है, मम्मी एनवायरमेंटलिस्ट बनना चाहती हूँ, इसीलिए सिर्फ हफ्ते में 1 बार नहाऊंगी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक और घर का पता देती हूँ, वहाँ जाके भी तुम एक बार काम पूछ के आना। अरे सरकारी अफसर का घर है, खूब पैसे मिलेंगे। ठीक है, तुम इसे उनका पता दे दो, ये चली जाएगी। अब 2 महीने के बाद सोनू एक बार फिर मुखिया के घर जाता है। मुखिया जी, अब तो 2 महीने भी हो गए हैं, अब तो बताइए कि कब आएगा मुआवजा। अरे भाई मुझे क्या पता कब आएगा है? रोज रोज यहाँ आके खड़े हो जाते हो, जाओ यहाँ से। एक बार फिर निराश हो रात को वो घर पहुंचता है। क्या हुआ बापू, कुछ बताया मुखिया जी ने? अरे क्या कुछ कहा बिटिया, सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि हमें क्या पता, सरकारी काम है ये तो। बापू तुम ही खुद कृषि विभाग क्यों नहीं जाके पूछते? अरे बेटी, मुझे ना कुछ लिखना आता ना पढ़ना आता है, मैं कैसे बात करूंगा उनसे। हाँ तो मैं चलती हूँ ना बापू तुम्हारे साथ, अगर कुछ लिखना या पढ़ना हुआ तो मैं तुम्हें अपने आप बता दूंगी। सही बात है, तो एक काम करते हैं, कल सुबह होते ही हम दोनों कृषि विभाग के लिए निकल जाएंगे। अच्छा। सुबह होते ही सोमू और मीना कृषि विभाग पहुंचते हैं, जहां पर लंबी कतार लगी थी। सोमू और मीना दोनों जाकर लाइन में लग जाते हैं। काफी देर खड़े रहने के बाद उनका नंबर आता है। हाँ बताइए। जी 2 महीने पहले हमारी फसल पूरी बर्बाद हो गई बाढ़ आने की वजह से। बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम लिखाया था? जी किसमें? अरे मतलब राहत कोष में नाम लिखाया था? जी हमने अपने गांव के मुखिया जागे राम को अपने खेत की जानकारी लिखकर दी थी और उन्होंने कहा था कि वो बात कर लेंगे। अरे तुम खुद क्यों नहीं आए? खुद आकर नाम लिखाना होता है, क्योंकि जमीन तुम्हारी है, मुखिया की नहीं। चलो अपना नाम और गांव का नाम बताओ, और कब हुआ था ये वो बताओ। जी मेरा नाम जो है वो है सोमू चौबे, मांडहा गांव से, और लगभग 2 महीने हो गए साहब। अफसर अपने कंप्यूटर में देखता है। देखिए आपका नाम कहीं भी नहीं है इस सूची में। अरे कृपया ऐसा मत कहिए साहब, ध्यान से देखिए, मुखिया जी ने कहा था कि उन्होंने बात की है। देखिए वो हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हारा नाम इस सूची में नहीं है। ये सुनकर सोमू वहीं बिखर जाता है। मीना बापू को संभालती है और बापू को एक बेंच पर बिठाकर वापस सरकारी अफसर के पास आती है।
अगर आपको अपने खेत की जगह बताऊं तो आप ये बता सकते हैं कि वहाँ का मुआवजा आया कि नहीं। ठीक है, बताओ। मीना सारी जानकारी सरकारी अफसर को देती है। अफसर थोड़ी देर बाद कंप्यूटर में देखकर बोलता है, अरे इस जमीन का मुआवजा तो महीने भर पहले ही दे दिया गया है। क्या? पर हमारे पास तो कोई मुआवजा नहीं आया। फिर मुआवजा किसको दिया? ये जानकारी गोपनीय है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। अरे पर जमीन हमारी है तो आप हमें क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मुझे क्या पता कि आपकी जमीन है या नहीं। मीना ये बात सुनकर अचंभे में पड़ जाती है कि मुआवजा अगर आया था तो गया किसके पास, और मुखिया जी ने उन्हें बताया क्यों नहीं। मीना मन ही मन सोचती है, बापू को कुछ नहीं बताऊंगी, अब मैं खुद ही समस्या को सुलझाऊंगी। अगर बापू को बताया तो बापू का बुरा हाल हो जाएगा। मीना बापू के पास जाती है। बापू अभी घर चलते हैं, हमारा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। तुम पहले जाके मुखिया जी से पूछना कि उन्होंने ये बताया क्यों नहीं। सोनू और मीना वापस घर आ जाते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद बापू मुखिया से मिलने और मीना अपनी किताब लेकर कामिनी के घर चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो जोया भी कामिनी के साथ वहीं बैठी थी। अरे आ गई मेरी राज दुलारी, कहाँ रह गई थी आज? मीना चुपचाप आकर सोफे पर बैठ जाती है और एकदम से रोना शुरू कर देती है। ये देखकर कामिनी और जोया दोनों डर जाती हैं। मीना बेटी क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? मीना इतनी मिलनसार और दिल की साफ थी कि कोई भी उसका मुरीद हो जाता था। जितने घरों में उसने काम किया वो सबकी लाडली बन गई थी, सबसे ज्यादा जोया की। जोया उसे रोता देखकर अपनी छाती से लगा लेती है। मीना मेरी बिटिया रानी, ऐसे क्यों रोई जा रही हो? कुछ तो बताओ, क्या हुआ? मीना दोनों को सब कुछ बता देती है। पर पैसे कहाँ गए फिर? कृषि विभाग वाले हमें बता ही नहीं रहे मैम। पर ऐसे कैसे कोई पैसे ले सकता है? जमीन के कागज तो तुम्हारे पास है। राहत कोष में नाम लिखने के लिए जमीन के कागजात तो देने ही पड़ते हैं। तो पैसे गए कहाँ? थोड़ी देर के लिए जैसे तीनों इस सवाल में एकदम सुन्न पड़ जाते हैं। जिसने भी हमारा मुआवजा हड़पा है मैं उसका पता लगा के रहूंगी मैम, और उससे सारा मुआवजा सूद समेत वापस लूंगी। तुम एक काम करो मीना, तुम मिस्टर कपूर से क्यों नहीं मदद लेती? कौन मिस्टर कपूर? अरे वही सरकारी अफसर जिनके घर मीना काम करती है, जिसका पता मैंने मीना को दिया था। अच्छा हाँ, अरे वो मीना को एकदम अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं, तो जरूर मीना की मदद करेंगे। मीना तभी के तभी मिस्टर कपूर के घर पहुंचती है। जैसे ही मीना अंदर घुसती है, रसोई में से मिस रीमा कपूर कड़छी में पकौड़े लेकर भागी आती हैं और सामने बैठे मिस्टर कपूर के मुंह में एकदम से एक पकौड़ा उठाकर ठूस देती हैं। कपूर कुर्सी पर से एकदम से उछल पड़ते हैं। अरे पागल औरत, इतना गरम पकौड़ा हमारी हलक में फंसा दिया, बताओ। तुम ये बताओ अच्छा है कि नहीं? अरे हम मर जाएंगे तो हमारे पकौड़े तल के खा लेना तुम। हाँ। रीमा की नजर मीना पर पड़ती है। अरे मेरी बच्ची मीना, तू इस वक्त यहाँ कैसे? बस कुछ काम से आई थी चाची। चाचा आपकी कुछ मदद चाहिए मुझे। अरे तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, हुक्म करो हुक्म। मीना सारी बात मिस्टर कपूर को बताती है। तुम चिंता मत करो मेरी बच्ची, कृषि विभाग में मेरा एक दोस्त काम करता है, मैं उससे बात करता हूँ। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, ठीक है? मीना बिल्कुल चिंता मत करना, समझी? अब सब सही होगा। अगले दिन मीना सुबह होते ही एक बार फिर मिस्टर कपूर के घर चल पड़ती है। मीना जैसे ही अंदर घुसती है, सामने मिस्टर कपूर बैठे होते हैं। आओ मीना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कुछ पता लगा क्या चाचा? हाँ बिटिया, पता तो लगा। क्या पता लगा? बेटी मुआवजा तो गया है और मुंगिया राम के नाम से गया है। ये कौन है? मिस्टर कपूर थोड़ी देर मीना की ओर गंभीरता से देखते हैं और फिर जवाब देते हैं। मुखिया जागे राम का बेटा, जो अभी 15 दिन पहले शहर गया पढ़ने। मीना ये सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती है। तो ये और किसी का नहीं, उस मुखिया का ही किया धरा है। मुझे मालूम था, तभी उसने सिर्फ जमीन की जानकारी के कागज हमसे लिए और इसीलिए ही कल बापू को ये कह के भगा दिया कि हमें क्या पता क्यों नहीं लिखा तुम्हारा नाम, हमने तो लिखवाया था। पर उसने ये किया कैसे, बिना जमीन के कागजात के? नकली कागजात बनवा के। इसीलिए उसने सिर्फ बापू से जमीन की जानकारी मांगी थी ताकि नकली कागजात बनवा सके। मोटा सुअर, गरीबों के पैसे खाता है। रुको,
अभी उसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ। पुलिस अभी धर लेगी उसे अंदर। अभी नहीं चाचा, ऐसे दिन पे उसका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी कि सबको याद रहेगा कि बेईमानी का नतीजा क्या होता है। फिर कब? परसों गांव में होने वाले इम्तिहान का रिजल्ट देने जब विधायक जी आएंगे ना, तब। ये सुनकर कपूर चौंक जाता है। तुम्हारे पास कोई तरकीब है? जी चाचा, आप बस अपने दोस्त से उस कागजात की कॉपी मंगा लेना जिस पर मुआवजे के कागजात पर मुखिया के बेटे के दस्तखत हों। ठीक है, वो मैं ले लूंगा। अब मीना और कामिनी दोनों मिलकर मीना के इस प्लान पर काम करते हैं। हर गांव के हर घर जाकर सबको ये बात बताई जिससे पूरा गांव उनके साथ आ जाए। और उन्हें ये भी पता लगा कि और भी गांव वालों के साथ मुखिया ने ऐसा पहले किया है। और इस बात का उसे तब पता लगा जब वो एक दिन अपने पिता के दोस्त सुरेंद्र के घर जाती है। पर जैसे ही वो उनके घर पहुंची, उससे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अरे पर मैंने कोई उधार लिया ही नहीं, तो किस बात के 10,000 रुपए दूं? है जी? मीना अंदर जाकर देखती है तो 2 लोग डंडा पकड़े सुरेंद्र के घर पर उससे लड़ रहे हैं। इस कागज पे दस्तखत और तुम्हारे अंगूठे के निशान भी है, समझे? तो पैसा तो देना पड़ेगा, वरना तो तुम्हारी जमीन हमारी जो तुमने गिरवी रखी है, समझे? 2 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास, बता रहे। और ये कहकर दोनों बाहर चले जाते हैं। क्या हुआ काका? ओ बिटिया, पता नहीं हमसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं। ये कह के कि हमने किसी सरकारी योजना के तहत बैंक से पैसे उधार लिए हैं अपनी जमीन गिरवी रखकर। ओ बिटिया, पर हमने तो एक भी पैसा उधार नहीं लिया। मीना दस्तखत किए हुए कागजात पढ़ती है। चिंता मत करो काका, किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि ये कागजात झूठे हैं। ये सभी वो मुखिया करवा रहा है। उसी को पकड़वाने के लिए तुम लोगों की मदद चाहिए काका। ओ आओ जी, जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे बिटिया। आखिरकार वो दिन आया जब मीना का ये षड्यंत्र अपना रूप लेने वाला था। परीक्षा के नतीजे का दिन, जहां मुखिया समेत सारा गांव भी उस आयोजन में सम्मिलित होने वाला था। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे विधायक जी का और सभी पत्रकारों का जो आज अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं। और अब हमारे विधायक जी से विनती करूंगी कि वो कृपया स्टेज पर आकर इस परीक्षा का परिणाम घोषित करें। विधायक जी का स्वागत सभी गांव वाले जोरदार तालियों से करते हैं। तो इस परीक्षा में जो छात्र इस बार अव्वल आया है वो है मांडा गांव की मीना चौबे। ये सुनकर मीना के माता पिता और उसकी अध्यापिका कामिनी के खुशी से आंखों में आंसू छलक उठते हैं। सभी गांव वाले खड़े होकर मीना को सम्मानित करते हैं। मीना स्टेज पर जाती है। सबसे पहले तो इसका श्रेय मैं हमारे गांव के मुखिया जी को दूंगी, जिन्होंने हमेशा अपने गांव के हर आदमी की जरूरत आने पर सहायता की। ये सुनकर मुखिया एकदम से चौंक जाता है। तो ये देखकर हम सभी गांव वालों ने ये तय किया है कि 5,000 रुपए की धनराशि हमारे मुखिया जी को भी मिले, जिन्होंने हमेशा हम बच्चों को प्रोत्साहित किया है। जैसे ही मुखिया ये सुनता है, उसकी आंखों और जबान दोनों से लालच टपकने लगता है और वो पुरस्कार लेने जैसे ही उठता है तो मैं दरखास्त करूंगी हमारे मुखिया जी श्री सोमू चौबे से कि वो यहाँ आकर ये धनराशि स्वीकार करें। सभी गांव वाले भी जोर जोर से ताली बजाकर सोमू का स्वागत करते हैं। ये सुनकर मुखिया का मुंह ज्वालामुखी की तरह लाल हो गया। वो बिना किसी सुध-बुध के चिल्लाने लगा। अरे क्या बकवास है ये कब से हो गया मुखिया भाई? तभी भीड़ में से खड़ा होकर सुरेंद्र बोलता है। अरे ओ नीचे बैठ। ओ भाई तू कौन है? ओ भाई गांव का मुखिया तो सोमू है। अरे क्या हो गया तुम लोगों को भाई? अरे मैं हूँ तुम्हारा मुखिया, और अगर अब किसी ने इस सोमू को मुखिया कहा ना तो उसे गांव से बाहर फेंकवा दूंगा, बता रहा हूँ। गांव की भीड़ से तभी अंधा मकसूद भी उठता है और गलत जगह देखकर बोलने लगता है। अम्मा मियाँ, तुम होते कौन हो निकालने वाले हैं? और तुम हो कौन पहले ये बताओ तुम? अरे मैं इस गांव का मुखिया हूँ भाई। अम्मा मियाँ झूठ बोल रहे हो है भाई? तुम कब से मुखिया बन गए बताओ? अरे ये गलत है, तुम मेरा हक किसी और को नहीं दे सकते। लेकिन आप भी तो यही करते हैं। अरे झूठ बोलती हो, हमने कब किया ऐसा? बोलो। मेरे बापू के मुआवजे के साथ और इन सभी गांव वालों के हक के साथ। ये सुनकर मुखिया का मुंह पीला पड़ गया। हमें सब पता है कि आपने हमारे मुआवजे के पैसे हड़प कर अपने बेटे को शहर भेजा है। वो पैसे मेरे और मेरी बहन की पढ़ाई के थे, तुम्हारे बेटे की पढ़ाई के नहीं। और सिर्फ हम ही नहीं, तुम्हें
में गांव के और लोगों के पैसे भी हड़पे हैं और सबका कच्चा चिट्ठा इस फाइल में है। और वो फाइल मीना विधायक जी को दे देती है। विधायक ये देखकर मुखिया को पुलिस के हवाले कर देते हैं और जाली कागजात बनाने वालों को भी पकड़ने का आदेश देते हैं। तुम चिंता ना करो बेटी, तुम्हारे बापू को उनका पूरा मुआवजा दिलवाऊंगा और अब से तुम्हारी पढ़ाई का खर्च भी सरकार ही उठाएगी। मीना स्टेज से उतरकर अपनी कामिनी मैम के गले लग जाती है। मैम, ये सब आपके कारण हो पाया। ये मेरे कारण नहीं, ये सब तुम्हारी सच्ची मेहनत, लगन और तेज बुद्धि के कारण मुमकिन हुआ। सच में तुमने आज पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। अगले दिन सभी जगह अखबारों में ये खबर छपती है और लोग समझ जाते हैं कि बेईमानी का पैसा कभी नहीं टिकता।